सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए। आपने शायद वो फिर नोटबुक में कर लिए होंगे। आज हम हिंदी का 15 चैप्टर पढ़ेंगे, पन्ना का त्याग। तो इसमें सबसे पहले कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। बूंदेले हर बोलूं के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया। एक लड़के का नाम है खूबीलाल। वो ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ आया। कौन सी पंक्तियाँ? बूंदेले हर बोलूं के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इन पंक्तियों को गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। खूबीलाल की बहन थी बड़ी, वो कमरे में खिड़की के पास बैठी है और एक पुस्तक पढ़ रही है। तो खूबीलाल कहता है जीजी, तो जीजी कहती है, मतलब खूबीलाल कहता है जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी? हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी तुम्हें पता नहीं चला। दीदी सुनो जीजी, आज हमारी स्कूल में बाल सभा में बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही आनंद आया। खूबीलाल अपनी दीदी से कह रहा है कि आज हमारे स्कूल में बाल सभा हुई, बच्चों की एक सभा हुई जिसमें हमने अंताक्षरी की और उसमें हमें बहुत ही मजा आया। तो दीदी कहती है उसकी, अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी, नहीं रविंद्र का नंबर आया, यानी रविंद्र की बारी आई तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई नहीं, मतलब बै पॉइंट आया रविंद्र के बै पे उसको कविता बोलनी थी। अब रविंद्र को बै पे नहीं आई तो बै पे वो कविता कौन बोलता है? खूबीलाल बोलता है। तब मैंने वो पंक्ति बोल दी। कौन सी पंक्ति बोल दी? खूबी बूंदेले हर बोलूं के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ दीदी मैंने बोल दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तब खूबीलाल की बहन कहती है, तो ये पंक्तियाँ तूने बोल दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तो खूबीलाल कहता है, सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी न। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में, यानी अच्छी राग में पूरी कविता सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। तो खूबीलाल ने कहा हाँ। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही हो या तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? तो खूबीलाल की बहन कहती है, नारी की कहानी। कौन सी नारी की कहानी? जिसका नाम, नारी की कहानी पढ़ रही हूँ, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय, धाय का अर्थ होता है पालने वाली माँ, पालन पोषण करने वाली माँ। और वो माँ कौन है इस चैप्टर में? पन्ना। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में न है। खूबीलाल ने जीजी के निकट यानी पास में आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, यानी मैं तेरा जो कहने का अर्थ है वो समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुनाओ दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन यानी एकता थी। संगठन का अर्थ होता है एकता का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं, बेगम नहीं, वह एक धाय माँ थी, पालन पोषण करने वाली धाय माँ थी। और वो धाय माँ कौन थी? पन्ना। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया है।
कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधार की कहानी मजबूरी की कहानी, पन्नाधार की कहानी है वो मजबूरी की कहानी है। मतलब इसमें बताया गया है, हाँ, मगर पन्नाधार की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किया गया त्याग और बलिदान की कहानी है। पन्नाधार के सामने कोई मजबूरी नहीं थी कि वो इतना बड़ा त्याग करे, बल्कि वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो तो जीजी सुनाती है, यानी अपने छोटे भाई खूबीलाल को। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? महाराणा संग्राम सिंह, जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद चित्तौड़ में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए, यानी पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और उसके सबसे छोटे भाई उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे, 7-8 साल के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधार करती थी, यानी उदय सिंह 7-8 साल का था, उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण कौन करती थी? पन्नाधार। उसके भी एक पुत्र था चंदन, और पन्नाधार के भी एक लड़का था, उसका नाम था चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा, यानी उदय सिंह था 7-8 साल का, उतना ही बड़ा पन्नाधार के अपना बेटा था चंदन। महाराणा संग्राम सिंह के निधन यानी मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। राज तिलक का मतलब होता है राजा बनाने की रस्म। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र यानी साजिश में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाने का मतलब होता है पैनी नजर से घात लगाए बैठा था, यानी चित्तौड़ की गद्दी को हड़पना चाहता था। कैसे? विक्रम सिंह और उदय सिंह की मृत्यु करने के बाद। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट यानी आचरणहीन हो गए हैं, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ यानी अनजान है, वहां क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तंभ यानी आश्रय से स्तंभ होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। महादुष्ट किसके लिए आया यहाँ पे? बनवीर के लिए, दासी पुत्र बनवीर के लिए। नवरात्रा में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को, विक्रमादित्य को और उदय सिंह को बुलाने की योजना बनाई थी। तो खूबीलाल कहता है, अच्छा हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों राजकुमारों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक यानी बाधा रहित हो जाएगा। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, बनवीर के धोखे में विक्रम सिंह तो आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधार थी, वो ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधार है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधार को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड होने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पे थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। महल में भी बनवीर के लोग मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधार ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। कीरतवारी का
कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था, जो क्या काम करता था? महलों में जूठी पतले उठाने का काम करता था। वह महलों से जूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए ये काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उद्देश्य को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का भी धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदयसिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खेलते थे और साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदयसिंह के शयन कक्ष यानी जिस कमरे में उदयसिंह सोता था उस कमरे में लाकर उसे खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदयसिंह के पलंग पे उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां अपने बेटे चंदन को सुनाई। माँ की ममता की छाती पे पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा है। अब वो चंदन माँ के मतलब इसमें ये बताया गया है कि कीरत बारी नाम का जो व्यक्ति था वो जूठी पतले उठाने का काम करता था और उधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था, वो तमाशा देख करके घर वापस महल में लौटा था और वो राजकुमार उदयसिंह के बारे में पूछता है। तब पन्नाधाय उसकी हाँ हूँ करके उस बात को टाल देती है और उसी शयन कक्ष में अपने बेटे चंदन को खाना खिला करके उदयसिंह के पलंग पे सुला देती है, किसी गहरी चिंता में डूब जाती है। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसका जो बाकी का चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।